अब बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन प्रिपेयर करने में हमारे पास क्या यूज है वो भी देख लेते हैं। हमने कई सारी, जैसे मैंने आपसे लेक्चर की बिगनिंग में भी डिस्कस किया था, हमने कई सारी फील्ड्स में बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स को यूज किया है। अब हम मेडिसिन इंडस्ट्रीज में देखते हैं। एक बहुत कॉमन डिसीज है बच्चों, आप डे टू डे लाइफ में सुनते आ रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज डायबिटीज, राइट। और डायबिटीज इंसुलिन के कमी के कारण होती है, ये भी आप जानते हैं। हम नॉर्मली इसे शुगर बोलते हैं, है ना, मेडिकल लैंग्वेज में इसे डायबिटीज कहा जाता है। तो हम डायबिटीज के लिए जो रेमेडी हमने प्रिपेयर की है, उसी रेमेडी को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम कुछ ऐसी दवाइयां बना लें, कुछ ऐसे थेरापेटिक ड्रग्स बना लें, जिन ड्रग्स को हम किसी कल्चर मीडियम में किसी ऑर्गेनिज्म की मदद से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये ड्रग्स हमें हमेशा मदद करने वाली है, हमेशा यूज में आने वाली है और बहुत सस्ती भी पड़ने वाली है, इजंट इट। इसके लिए आपको किसी भी एनिमल को स्लॉटर करने की, उसे मारने की जरूरत नहीं है, जो कि इंसुलिन के लिए पहले चलता आ रहा था, राइट। अगर आप कोई ऐसा मेडिसिन बनाते हैं जो कि आपकी बॉडी ही प्रिपेयर कर रही है, या जीन आपने इंट्रोड्यूस कर दिया जिस जीन के एक्सप्रेस होने से आपकी बॉडी ही वो प्रोटीन बना रही है, तो इसके कारण आपकी बॉडी में जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस होते हैं, मतलब जिन्हें हम कॉमनली एलर्जिक रिएक्शंस बोल सकते हैं, ये इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस बिल्कुल नहीं होने वाले हैं, है ना। यू विल बी सेफ, स्लॉटर नहीं होगा कोई एनिमल, तो एथिकल इश्यूज नहीं आने वाले हैं, Isn't it? तो इसीलिए हमने कुछ मेडिसिन को हमारे अंदर प्रिपेयर करने के लिए, या तो हमने हमारे अंदर प्रिपेयर करवाना शुरू कर दिया, या फिर हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, माइक्रोब्स के अंदर उन्हें प्रिपेयर करके हमारे अंदर डालना शुरू कर दिया, राइट। माइक्रोब्स का क्या है बेटा, लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है ना, किसी का 20-25 मिनट ही, 24 घंटे भी होते हैं, तो एक दिन बाद तो उसने वैसे भी मर जाना है। लेकिन इमेजिन अगर आप इंसुलिन पिग्स और काउज में से एक्सट्रैक्ट करके लेंगे, तो आपको उसके लिए उन्हें स्लॉटर करना पड़ेगा, और उनको स्लॉटर करने में बहुत सारे एथिकल इश्यूज हैं। तो हमने क्या उपाय निकाला बच्चों, वी स्टार्टेड डेवलपिंग इंसुलिन इन द ऑर्गेनिजम्स। हम कैटल्स और पिग्स को अब स्लॉटर नहीं करते हैं, क्योंकि उनके इंसुलिन से हमें एलर्जिक रिएक्शंस भी होती थी, एथिकल इश्यूज भी थे, एज वी डिस्कस। अब हमने क्या किया, इसे हमने बैक्टीरिया के अंदर प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। बैक्टीरिया के अंदर हमने इंसुलिन को दो इंडिविजुअल बैक्टीरियाज के अंदर इंसुलिन को दो चेन्स के फॉर्म में बनाया। वन इज चेन ए एंड अनदर इज चेन बी। दिस चेन इज नथिंग बट पॉलीपेप्टाइड। देखिए, नेचुरली अगर आप देखेंगे ना, तो इंसुलिन में ए पेप्टाइड होता है, बी पेप्टाइड होता है एंड सी पेप्टाइड होता है। ये 3 पेप्टाइड्स होते हैं मेरे इमैच्योर इंसुलिन में, लेकिन मेरे पास सिर्फ ए एंड बी पेप्टाइड होता है किसमें, मैच्योर इंसुलिन में। मतलब आप समझ रहे हैं ना देखकर कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच सी पेप्टाइड का रिमूव कर देना है। तो मैं 2 चेन्स बनाऊंगी और दोनों चेन्स में से सी चेन को जो है वो रिमूव कर दूंगी। तो पहले तो क्या था बेटा, जब हम इंसुलिन बना रहे थे ना, तो हम पूरे इंसुलिन के स्ट्रक्चर को तो पढ़ चुके थे। हमने क्या किया, पूरा इंसुलिन ऐसे ही बनाना शुरू कर दिया कि ले भाई, इंसुलिन में ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, सारी चेन्स एक्सप्रेस हो रही हैं। पता है, ये इंसुलिन जब दिया गया ना किसी पेशेंट को, तो काम ही नहीं किया। क्यों नहीं काम किया? क्योंकि मुझे ये नहीं पता था। जिस दिन मुझे ये पता लगा, मैंने कोशिश करना शुरू कर दी कि भाई मैं सी बनाऊं ही क्यों, सी चेन को बनाकर फिर निकालना, ये तो कोई तुक ही नहीं बैठता ना, इसका क्या लॉजिक है। इससे बेटर मैं सिर्फ ए चेन को बना लूं, बी चेन को बना लूं और दोनों को जोड़कर इसे एज अ मेडिसिन डाल दूं किसी भी पेशेंट के अंदर। इफेक्टिव है ना, इट मेक सेंस, राइट। तो देखो बच्चों, हमने क्या किया, हमने 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स प्रिपेयर किए। वन वाज फॉर चेन ए, अनदर वाज फॉर चेन बी। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रोटीन्स के अंदर डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं, एस बॉन्ड होता है। इन दोनों चेन्स को मैं ज्वाइन कर दूंगी बाय द हेल्प ऑफ एस बॉन्ड्स। मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाती हूँ। इस इंसुलिन को हमारी बॉडी में प्रो हार्मोन के फॉर्म में बनाया जाता है। इंसुलिन इज अ हार्मोन, आई होप यू नो दैट। इंसुलिन हमारी बॉडी में एक हार्मोन है। ये प्रो हार्मोन के फॉर्म में जब होता है तो इट इज ए बी सी पॉलीपेप्टाइड। व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एक्टिव हार्मोन, इट इज ओनली ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड। सो एक्स्ट्रा स्ट्रेच सी को हमें मैचुरेशन के टाइम पे, रिमेंबर ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, कौन से फेज में इंसुलिन में से सी पेप्टाइड निकल जाता है। सो यू विल मार्क मैचुरेशन फेज। तो जब मैचुरेशन होगा, सी पेप्टाइड विल बी स्प्लाइस्ड ऑफ कंप्लीटली,
राइट तो अब देखिए मैंने जैसे आपसे अभी चैलेंजेस डिस्कस किए कि बहुत मेहनत वाला काम लग रहा था मुझे कि मैं पूरा का पूरा इंसुलिन बनाऊं और उसके बाद इंसर्ट करूं, तो पहली बात तो वो काम ही नहीं कर रहा था। फिर मुझे सूझा कि मैं सी पेप्टाइड को बनाऊं ही ना और डायरेक्टली ए और बी पेप्टाइड्स को प्रिपेयर करके इंसर्ट कर दूं। तो देखिए एली लिली कंपनी 1983 जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, ये भी ध्यान रखेंगे सीबीएसई में ये पूछा जाता है। कंपनी का नेम इज मेंशन इज आज यूजुअली नीट में अब इतना इजी लेवल नहीं पूछते वो, तो ये क्वेश्चन नीट में तो नहीं आएगा, बट येस फॉर बोर्ड पर्पस यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस कंपनी। हमने क्या किया बेटा, ई कोलाई बैक्टीरिया यूज किया और उसके प्लाज्मिड के अंदर एक में मैंने ए पेप्टाइड का जीन डाला और एक में मैंने बी पेप्टाइड का जीन डाला, राइट। अब ए और बी पेप्टाइड्स ये प्रो इंसुलिन है, वेयर यू कैन सी बोथ द पेप्टाइड्स, आई मीन ऑल द 3 पेप्टाइड्स। ये एक पेप्टाइड है, दिस इज सेकेंड पेप्टाइड एंड दिस इज थर्ड पेप्टाइड, राइट। ये सी पेप्टाइड है बच्चों, दिस इज सी पेप्टाइड, दिस इज ए पेप्टाइड, ए पेप्टाइड एंड दिस इज बी पेप्टाइड। मैंने क्या किया बेटा, मैंने इसमें से ये सी पेप्टाइड वाला जो हिस्सा है इसको बनाया ही नहीं। नेचुरली तो क्या होता है हमारी बॉडी में, ये प्रो इंसुलिन के फॉर्म में घूमता रहता है। जिस समय आपको इसको यूज करना है आप ये एक्स्ट्रा सी स्ट्रेच कट कर दो और उसके बाद इस इंसुलिन को इफेक्टिवली यूज कर लो। So this C is removed and only A and B they are joined by the help of disulfide bridges. ये मेरा एक्टिव इंसुलिन है। तो ये जो मेथड है, ये मेथड मैंने अलग अलग बैक्टीरियाज में की, उनके अलग अलग प्लाज्मिड में अलग अलग चेन्स बनाया और उन दोनों चेन्स को बाद में किससे ज्वाइन कर दिया, बाय द हेल्प ऑफ सल्फर ब्रिजेस। सो दिस इज हाउ वी हैव प्रिपेयर्ड एन इंसुलिन विच इज बेसिकली इफेक्टिव फॉर ह्यूमंस, नो immunological response, no slaughtering of animals and everything is well, right? So this is how we have prepared insulin. Let us talk about a question. Which of the following features of genetic code does allow bacteria to produce human insulin by recombination technology? So basically हमारे जो genetic code है, if you know about them, they are universal, है ना। जेनेटिक कोड कैसे हैं बच्चों, यूनिवर्सल है, मतलब सब में एक जैसी चीज ही प्रिपेयर करते हैं, एक जैसा ही अमीनो एसिड प्रिपेयर करते हैं। दे आर वेरी स्पेसिफिक ऑब्वियसली, क्योंकि कोई एक कोड एक ही पर्टिकुलर टाइप का अमीनो एसिड बनाता है। दे आर नॉट वेरी जनरल, दे आर रिपीटेड and we know that they have the tendency of producing a protein in the when they are in the form of triplet. So if there is a triplet of codon, it is going to prepare a amino acid, then you will prepare amino acid and you will join them to get a protein. These amino acids are universal, हर किसी में एक ही होगा, चाहे बैक्टीरिया ले लो बेटा, चाहे आप वायरस ले लो, वायरस में तो खैर बनता ही नहीं है, फॉरगेट अबाउट वायरस, प्लांट्स में ले लो, एनिमल्स में ले लो, सब में एक ही टाइप का कोड जो है वो एक ही टाइप का अमीनो एसिड बनाएगा, अलग अलग नहीं बनाएगा। So this is the application or this is the feature of amino acid which we have used while we started preparing human insulin. I mean, why I am calling it as human insulin? क्योंकि ये इंसुलिन जो हमने बनाया है ना, ये स्पेसिफिकली ह्यूमंस के लिए बनाया है। इंसुलिन में सी पेप्टाइड अलग है, काम का नहीं है, ए और बी इफेक्टिव है, ये मेरे लिए काम की बात है, ह्यूमंस के लिए काम की बात है, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव प्रिपेयर्ड, सो द आंसर इज सी। Let us talk about another question. Which of the following statement is not correct? है ना, is not correct. In man, insulin is synthesized as proinsulin. It is right. The proinsulin has an extra peptide called C-peptide. That is right. The functional insulin has A and B chains linked together by hydrogen bonds. I guess this is wrong क्योंकि हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, सल्फर बॉन्ड्स होते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन इकोलाई, दैट इज ट्रू। दो अलग अलग इकोलाई हमने लिए थे बच्चों, जिनके अलग अलग प्लाज्मिड से, तो द आंसर इज सी। सो दिस इज द आंसर। चलिए, now let us talk about one more defect which is due to a special enzyme called as ADA enzyme, adenosine deaminase enzyme, जो कि आपके immune system से associated है।
ऐसे कई न्यूबॉर्न्स हैं जिनके अंदर ये एंजाइम नहीं बन पाता है, और अगर ये एंजाइम नहीं बन पाता है तो द पर्सन will have a weaker immune system. So what I need to do, I need to express this enzyme well in the body of patient. राइट तो एडीए डेफिशिएंसी मतलब एडीए एंजाइम नहीं बनना, ये हमारे इम्यून सिस्टम को सबसे बड़ा एक हैम्पर पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक जीन जो है वो डिलीट हो जाता है। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस इज बेसिकली ड्यू टू डिलीशन ऑफ अ जीन, है ना, दिस इज ड्यू टू डिलीशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। अगर हम इस बीमारी को क्योर करना चाहते हैं तो हमारे पास एक बेस्ट मेथड होती है बेटा कि हम या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करें। लुक एट दिस डायग्राम। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में क्या किया जाता है, डायरेक्टली जो बोन मैरो है विच प्रिपेयर्स आर ब्लड सेल्स, ऑल द ब्लड सेल्स, हम बोन मैरो को ही रिप्लेस कर देते हैं। तो जब आपने बोन मैरो को रिप्लेस कर दिया तो डेफिनेटली योर बोन मैरो विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग द एंजाइम। लेकिन ये मेथड भी हमारे लिए परमानेंट मेथड नहीं है। यू विल हैव टू इंट्रोड्यूस दिस रेट्रोवायरस which contains gene for ADA every time into the lymphocyte, और then lymphocyte will be entered into the bone marrow. ये lymphocytes जो हैं ये फिर डिवाइड होंगे, नए lymphocytes बनाएंगे, they will have this enzyme. लेकिन ये बार बार आपको करना पड़ेगा। तो मुझे ये मेथड ठीक नहीं लगी। इसके बाद मैंने दूसरी मेथड निकाली विच इज एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी, जहाँ पे फंक्शनल एडीए दे दिया जाता है पेशेंट को बाय द इंजेक्शन, डायरेक्टली इंजेक्शन दिया जाता है। यहाँ पे बोन मैरो नहीं, ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता, एंड थ्रू द इंजेक्शन मेथड द आरबीसी सॉरी लिम्फोसाइट्स विल गेट द जीन फॉर एंजाइम। लेकिन ये भी मेथड मेरे लिए परमानेंट नहीं है। एवरी टाइम यू नीड टू गिव इंजेक्शन और एवरी टाइम यू नीड टू ट्रांसप्लांट द बोन मैरो। मतलब बोन मैरो आपको किसी पेशेंट में से निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इंजेक्शन के थ्रू, ये लिम्फोसाइट्स हैं, ये लिम्फोसाइट्स को मैंने प्रिपेयर किया सिरिंज के थ्रू, बोन मैरो में डाल दिया, और या तो कम्प्लीटली बोन मैरो रिप्लेस कर दिया। दोनों ही मेथड के ड्रॉबैक्स हैं, परमानेंट क्योर नहीं है। इसीलिए मैंने एक दूसरी मेथड निकाली विच इज कॉल्ड एज जीन थेरेपी। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ many techniques, many processes, राइट। यहाँ पे अगर आपने किसी चाइल्ड को उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इस डेफिशिएंसी के लिए डिटेक्ट कर लिया है कि उसके पास एडीए डेफिशिएंसी है, उसके पास वो जीन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर्सन के मतलब उस एम्ब्रियो के, आई शुड से एम्ब्रियो, उस एम्ब्रियो के अंदर वो जो जीन है उन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। आपने अगर उस एम्ब्रियो के लिम्फोसाइट्स को निकाला, आई शो यू हाउ दिस वर्क्स। आपने अगर उस एम्ब्रियो के लिम्फोसाइट्स को निकाला और उस लिम्फोसाइट्स के अंदर वो जीन डाल दिया, सो दिस इज गोइंग टू एक्सप्रेस थ्रू आउट द लाइफ। क्योंकि वो एम्ब्रियो था, उसके सेल्स अभी डेवलप ही हो रहे थे और आपने उसके अंदर जीन थेरेपी लगा दी, राइट। तो 1960s में सबसे पहले, 1990s में सबसे पहले एक 4 ईयर ओल्ड बेबी के अंदर एडेनोसिन डीअमीनेज डेफिशिएंसी को क्योर किया गया था। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मेथड्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो फॉर द जीन थेरेपी। एक बार हो गया, जीवन भर के लिए आराम है। नाउ यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग। लेट अस सी द प्रोसीजर विच आई जस्ट गेव यू अ ब्रीफ अबाउट इट। ये लिम्फोसाइट्स है मेरे पास, जो पेशेंट का लिम्फोसाइट है, उस लिम्फोसाइट को हमने कल्चर किया बॉडी के बाहर, इन विट्रो कल्चरिंग किया, मतलब टेस्ट ट्यूब्स में किया या लेबोरेटरी में किया। हमने एक फंक्शनल एडीएनए, सीडीएनए है ना, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इस डीएनए को हमने एक रेट्रोवायरस वेक्टर में डाल दिया। व्हाई वी हैव चोजन रेट्रोवायरस बेटा? बिकॉज इट्स एन एनिमल वायरस, राइट। तो एनिमल वायरस में इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद इसे हमने लिम्फोसाइट्स में डाल दिया। अब ये जो लिम्फोसाइट्स है इन्हें पेशेंट की बॉडी में डाल दिया गया। दीज वर रिटर्न टू द पेशेंट। क्योंकि ये लिम्फोसाइट्स जो हैं ये इमॉर्टल नहीं है, दे आर नॉट इमॉर्टल, दे आर कंप्लीटली वर्किंग, राइट। और ये जीवन भर लिम्फोसाइट्स बना के देते ही जाने वाले हैं। मतलब हमारे हर नए बनने वाले लिम्फोसाइट के अंदर क्या होगा, ये जीन रहेगा। सो एवरी न्यू लिम्फोसाइट इज गोइंग टू एक्सप्रेस दिस जीन, और अल्टीमेटली इस जीन को हमने बोन मैरो सेल से आइसोलेट किया। उसके बाद एडीए जो जीन है वो इंट्रोड्यूस किया, एम्ब्रियोनिक स्टेज में डाल दिया। एम्ब्रियोनिक स्टेज में डालने का रीजन कि लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल हैं, और इसे एक्सप्रेस किया तो पेशेंट को कभी भी इश्यूज नहीं होंगे, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दिस इज हाउ दिस इज अ परमानेंट क्योर मेथड, राइट। एक डायग्राम से भी देख लीजिए।
ये बैक्टीरिया है, इसमें इसका जो प्लाज्मिड है उस प्लाज्मिड में एडीए जीन मैंने इनकोऑपरेट किया है जो वो एंजाइम हमें बनाकर देगा। एक डिसआर्म्ड मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड रेट्रोवायरस यूज किया है जो कि बिल्कुल भी पैथोजेनिक नहीं है। उसके अंदर इस जीन को इनकोऑपरेट किया, इस जीन को इस वेक्टर के अंदर इनकोऑपरेट किया। इस वेक्टर को हमने जो ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर डाल दिया। इन सेल्स को फिर हमने ग्रो किया, कल्चर टेक्निक के थ्रू इन्हें ग्रो किया, तो वो जो जीन है दैट विल गेट मल्टीप्लाई, और उसके बाद फिर इसे इम्प्लांट कर दिया इनटू द पेशेंट। फिर उस पेशेंट के टी सेल्स को निकाल कर फिर से चेक कर लिया कि क्या उनके अंदर वो जीन एक्सप्रेसिव है या नहीं। सो दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम गिवन इन 1990 टू अ 4-year-old बेबी, जहाँ पे फंक्शनल जीन बनाने वाला फंक्शनल जीन इंट्रोड्यूस किया गया जो डीएमिनेज एंजाइम बनाता था, एंड देयर दे हैव क्योर द पर्सन permanently, right? So this method, gene therapy, is far more superior, although it is costly and not very readily available, लेकिन उसके बावजूद ये प्रोसेस कैसी है, परमानेंट क्योर है। तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी एंजाइम थ्योरी और मतलब जो एंजाइम इंट्रोड्यूसिंग प्रोसेस है प्लस हमारा जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, दोनों ही प्रोसेस हमारी उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी इफेक्टिव हमारी ये प्रोसेस है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज डीएमिनेज डेफिशिएंसी। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हमारे बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है, प्लस हम कैसे अलग अलग डिसीजेस को चेक कर पाते हैं वो देख लेते हैं। जैसा हम डिस्कस कर ही रहे थे कि कुछ डिसीजेस को हमने बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई किया है, जैसे एड्स है जिसको हमने एलाइजा की मदद से किया है। वैसे ही कुछ और डिसीजेस जहां पे हमारे पास डीएनए का सैंपल थोड़ा सा कम अवेलेबल है, वहां हम पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को यूज करके उस डीएनए को एम्प्लीफाई कर सकते हैं। तो इस डीएनए को आप जब एम्प्लीफाई कर लेंगे, इंक्रीज कर देंगे इसका नंबर, तो ऑटोमेटिकली यू विल हैव इनफ ऑफ सैंपल टू वर्क अपॉन, राइट? सो हमारे पास पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करने के बाद बहुत सारे सैंपल्स अवेलेबल होते हैं। हम न्यूक्लिक एसिड्स का एम्प्लीफिकेशन करके, लाइक आपके पास एक छोटे से कुछ ही सेल्स आपको मिले हैं, सेल तो छोटा ही होता है लेकिन सेल्स आपको कुछ ही मिले हैं, तो उन सेल्स के अंदर से आप डीएनए को निकाल कर एम्प्लीफाई कर लें और चेक कर लें कि उसके अंदर क्या डिसीज है। मतलब यू कैन अर्ली डायग्नोज द पर्टिकुलर डिसीज। तो आप जब अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं तो प्रिकॉशंस ले सकते हैं, प्री ट्रीटमेंट्स आप जितने भी हैं वो ले सकते हैं, राइट? तो ये एक इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है। कुछ बेसिक डिसीजेस जैसे एचआईवी है, जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह भी हम डिस्कस करने वाले हैं, कैंसर विच इज इनडेफिनेट ग्रोथ ऑफ द सेल्स, इन सारी बीमारियों को हम चेक कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पीसीआर, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। The next molecular diagnostic assay or test is enzyme linked immunosorbent assay, that is ELISA. यहाँ पे जो मेन प्रिंसिपल है, that main principle is antigen antibody reaction. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बेसिस पे हम जो है एलाइजा परफॉर्म कर पाते हैं या हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या डिफेक्ट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ टाइटर प्लेट्स होती हैं हमारे पास। आई विल शो यू हाउ दिस टाइटर प्लेट इज देयर। Will come to the point again. See, this is how we have few titer plates. Titer plates में ये सैंपल के स्लॉट्स हैं जहाँ पे आप अलग अलग सैंपल्स रख सकते हैं। हम मोस्टली इनमें एंटीबॉडी को कोट करके रखते हैं और उसके बाद जो एंटीबॉडी है, ये सबस्ट्रेट है बच्चों, है ना, ये जो जिसका जो टाइटर प्लेट बना हुआ है, इट्स अ सबस्ट्रेट। इस सबस्ट्रेट पे हमारी एंटीबॉडी को हम अटैच करते हैं एंड देन फिर जो एक्सेस एंटीबॉडीज हैं, जो अनबाउंड एंटीबॉडीज हैं, वी वॉश देम ऑफ, राइट? उसके बाद हम एंटीजन डालते हैं, देन वी ऐड सेकेंड एंटीबॉडी एंड देन वी ऐड वन सबस्ट्रेट। तो जो हमारा एंजाइम है ना, वो एंजाइम क्या करता है, उस सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट कर देता है और फिर आपको कोई कलर शो करना शुरू कर देता है। तो आप देख सकते हैं इस टाइटर प्लेट पे कुछ जगह आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब जहां पे वो कलर्स दिख रहे हैं वो सैंपल कैसा है, पॉजिटिव, राइट? तो यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे दो एंटीबॉडीज यूज करते हैं, सबस्ट्रेट यूज करते हैं। प्रोसेस याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बच्चों, मैंने सिर्फ इसलिए डिस्कस कर ली ताकि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाए, right? So this is what is called as ELISA.
पीसीआर का ये फ्लो चार्ट है हमारे पास, जहाँ पे हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सबसे पहले डीनेचुरेशन करते हैं, मतलब इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उन्हें ब्रेक करते हैं, राइट। सो वी ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। उसके बाद की जो प्रोसेस होती है दैट इज अनीलिंग, राइट, जिसमें हम प्राइमर्स को ऐड करते हैं और उसके बाद होता है एक्सटेंशन, जहां पे हम डीएनए को पॉलीमराइज करते हैं। वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, सो इसलिए अभी हम डिटेल डिस्क्रिप्शन में फिर से नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन हमने फिनिश किया कि कुछ स्पेसिफिक डिसीजेस के केस में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो पहले से ही किया जाए अगर, तो आप पेशेंट को बचा सकते हैं। Then let us talk about few animals where we have expressed this foreign gene, जैसे cows, sheep, goats, fishes, इन सब के अंदर हमने इस जीन को एक्सप्रेस करके उनसे हमने कुछ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए हैं, या तो फिर हमने उन्हें रिसर्च में यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल ये पिग हैं जो फ्लोरेसेंस शो कर रहे हैं, तो इनके अंदर वो जीन का मैकेनिज्म हमने स्टडी किया है और उस जीन का एक्सप्रेशन हमने स्टडी किया है, राइट। सो देयर आर यूजेस ऑफ दीज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। आप इनमें इनके अंदर फिजियोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को। भाई देखिए, जब भी आपको किसी चीज का कोई केमिकल का हमारी बॉडी पे रिएक्शन देखना हो, तो हम उस केमिकल को हमारे ऊपर तो डायरेक्टली टेस्ट नहीं करते, वी आर सो सेल्फिश। सो व्हाट डू वी डू, हम कुछ ऑर्गेनिजम्स को टारगेट करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर उसे चेक करते हैं एंड देन वी मेक आउट कि यस ठीक है, हमारे ऊपर ये चेंजेस या ये जो चीजें हैं ये इफेक्टिव हैं या नहीं है, राइट। तो इसी तरह हम इन एनिमल्स को डेवलप करते हैं कि हम उनके अंदर हमारी फिजियोलॉजी को स्टडी कर सकें, डेवलपमेंट पैटर्न्स को स्टडी कर सकें। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इन एनिमल्स में हमने एक ग्रोथ फैक्टर जो कि बिल्कुल इंसुलिन से मिलता जुलता है ये डेवलप किया। ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर डेवलपमेंटल प्रोसीजर्स में बहुत हेल्पफुल है एंड स्पेशली दिस इज एडमिनिस्टर्ड टू इन्फेंट्स। ये भी देखा गया है कि अगर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कभी एक्सेस में हो तो दैट में रिजल्ट इन फ्यू डिसऑर्डर्स ऑल्सो, जिनमें जो बॉडी का साइज है वो काफी बल्की हो जाता है, हेवी हो जाता है। सो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हम इनमें बनाते हैं। कुछ स्पेसिफिक डिसीजेस की स्टडीज के लिए हम इन एनिमल्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर, क्योंकि कैंसर के सेल्स डेवलप करवाना, फॉर एग्जाम्पल आपको डाउट है कि एक कोई पर्टिकुलर केमिकल XYZ कैंसरस है, कैंसर इंड्यूसिंग है, तो आप क्या करते हैं, उस केमिकल को ऑर्गेनिज्म के अंदर बार बार इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। एक समय ऐसा आएगा बच्चों कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वाकई कैंसर डेवलप हो जाएगा एंड यू वुड बी एबल टू सी दैट, ओके। तो बेसिकली कैंसर को इंड्यूस करवाने के लिए हम इन ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो कि एक इनहेरिटेड डिसीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये बर्थ से ही होता है एंड इट्स अ प्रॉब्लम वेयर मल्टीपल ऑर्गन्स आर फेल्ड, okay, the person will not be able to survive, of course it's a very complicated disease. Rheumatoid arthritis जो है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में हमारी बॉडी के सेल्स हमारे ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, राइट। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है अल्जाइमर्स डिसीज, जहां पे हमारे ब्रेन से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं। योर ब्रेन विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, यू वोंट बी एबल टू रिकॉल एनीथिंग। आपको कुछ भी अपने आसपास जो नॉर्मल हो रहा है, दिखाई दे रहा है, वो कुछ भी आप इंटरप्रीट नहीं कर पाते हैं। मेमोरी लॉस भी होता है। So all these diseases we can study very well when we are using all these animals. एक और इम्पॉर्टेंट यूज है इसका, हमने एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाया है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मतलब जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपने ऑब्टेन किया है। सो स्पेशल काउ इज प्रिपेयर्ड विच इज कॉल्ड एज रोजी काउ। सो रोजी काउ के अंदर हमने एक स्पेशल प्रोटीन एक्सप्रेस किया है उसके मिल्क के अंदर, विच इज अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ये अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन बिल्कुल ह्यूमन मिल्क के जैसा है, जिसमें लैक्टोज शुगर सफिशिएंट होती है और ये डिफेंस, प्राइमरी डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जब भी इन्फेंट्स को दिया जाता है, सो द इन्फेंट्स दे डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिसीजेस, नेचुरल रेजिस्टेंस। जैसे कई बच्चे होते हैं जिन्हें मदर का मिल्क जो है वो फीड में नहीं मिलता, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा फीड एडिटिव है। तो काउ विच इज अ रोजी काउ ट्रांसजेनिक काउ है, जिसके अंदर ये स्पेशल
प्रोटीन एक्सप्रेस करने वाला मिल्क डेवलप हुआ है, हमने किया है रादर. There is one more protein which is expressed, which is called as alpha-1 antitrypsin. Alpha-1 antitrypsin एक डिसीज कॉज करता है which is called as emphysema. राइट, एम्फिसिमा में बच्चों हमारा जो लंग्स के एल्वियोलाई हैं, यू नो एल्वियोलाई दे गेट बल्ज्ड अप व्हेन दे इनहेल और व्हेन एयर इज एंटर्ड इन देम एंड दे गेट श्रिंक व्हेन दे आर एक्सहेलिंग द एयर. ये श्रिंक हो गए. तो जो एल्वियोलाइज हैं वो कॉन्स्टेंटली बल्ज श्रिंक होते रहते हैं जैसे जैसे एयर अंदर बाहर आती जाती है. बट इमेजिन अगर कोई एक ऐसा केस हो जहां पे ये बड़े हो जाएं लेकिन फिर वापस से श्रिंक ही ना हो, श्रिंक हो जाएं और वापस से बल्ज ही ना हो. राइट, मतलब एल्वियोलाई दे कैन लूज द इलास्टिसिटी. और वो पता है कब लूज करते हैं इलास्टिसिटी? इन द इंडिविजुअल्स हु रेगुलरली स्मोक. जो कॉन्टिन्यूसली स्मोक करते हैं उनके अंदर दीज एल्वियोलाई दे लूज द इलास्टिसिटी. दैट इज व्हाट इज रेफर्ड एज एम्फिसिमा. तो एम्फिसिमा को ट्रीट करने के लिए एक स्पेशल प्रोटीन एक्सप्रेस किया गया है which is alpha-1 antitrypsin, and this protein when administered to the patient who is suffering from emphysema, उसके एल्वियोलाई की इलास्टिसिटी वापस से रीगेन हो जाती है. राइट, phenyl ketonuria PKU, which is a problem wherein the individual will suffer from the deficiency of an enzyme which degrades the alanine. राइट, फिनाइल एलेनाइन. फिनाइल एलेनाइन जो है वो बॉडी में इकट्ठा होता जाता है एंड इट बिकम्स मोर टॉक्सिक. राइट, सो देयरफॉर for the treatment of PKU, that enzyme is expressed outside and it is given to the patient in the form of a medicine. Right, so we have developed those enzymes also. About rosy cow we have already discussed that this milk is rich in human protein. ये छोटे बेबीज को दिया जाता है जहां पे मदर के मिल्क को आप डायरेक्टली इस मिल्क से रिप्लेस कर सकते हैं. फाइन. अब अगर हम और एक यूज की तरफ बढ़े तो हम वैक्सीन्स की सेफ्टी भी देखना चाहते हैं. जैसे मोस्टली जो भी कोई बीमारी हमारे पास हमारे सामने आ रही है उस बीमारी में अलग अलग टाइप के वैक्सीन्स डेवलप हुए हैं. तो वैक्सीन वाकई इफेक्टिव है या नहीं है ये चेक करने के लिए हम सबसे पहले एनिमल्स को यूज करते हैं एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म. even the process would be same for chemicals testing. chemicals मतलब कोई drugs, कोई medicines, उनकी toxicity level check करना, ये सब हम इन animals पे टेस्ट करते हैं. mice is the best model organism. राइट, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और सबसे ज़्यादा टॉर्चर्ड ये उन्हीं से है. राइट, क्योंकि हमने बहुत एक्सप्लॉइट किया है. ऑल्दो अब ये चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में आ चुकी हैं बिकॉज देयर आर मेनी एथिकल इशूज़ विच हैव बीन रेज्ड. और इन एथिकल इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए कई सारी पॉलिसीज बनाई गई हैं. राइट, सो लेट अस टॉक अबाउट दोज एथिकल इश्यूज. लेट अस टॉक अबाउट एथिकल इश्यूज विच आर रिलेटेड टू द बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स. एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट की ही बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन है विच इज कॉल्ड एज GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी. इसे अप्रेजल कमिटी के नाम से भी जानते हैं. दिस इज द लोगो. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है ये. इन्होंने कई सारे डिसीजंस लिए हुए हैं और कई सारे रूल्स बना के रखे हुए हैं कि अगर आप कोई भी रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च को वैलिडेट किस तरीके से करेंगे, उस रिसर्च को आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे, क्या वो रिसर्च आगे कंटिन्यू होनी चाहिए या क्या वो नहीं होनी चाहिए. सो एवरी एस्पेक्ट विल बी कवर्ड बाय दीज पीपल. तो जेनेटिक रिसर्च, जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो रिसर्चेज हैं जो GM बेस्ड हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन बेस्ड हैं, आप ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर रहे हैं, प्लांट्स को कर रहे हैं, एनिमल्स को कर रहे हैं, तो वो मॉडिफिकेशंस जो हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर करना काम किसका है? GEAC का. सो दिस कमिटी इज बेसिकली डील्स विद द copyrights as well plus safety also. For example, बायोपायरेसी. बायोपायरेसी में हमारे पास जो भी जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, दे प्रोड्यूस वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स. तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स बिना ऑथराइजेशन के लिए कभी भी कंट्री टू कंट्री ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, एक्सपोर्ट नहीं होंगे, इंपोर्ट भी नहीं होंगे एंड यू वोंट बी एबल टू रिलीज इट इन द मार्केट ऑल्सो. कारण पहले इन सभी चीज़ों को अच्छे से चेक किया जाएगा. उसके बाद अगर ये इंश्योर हो गया कि द प्रोडक्ट इज एंटायरली सेफ तभी उसे मार्केट में रिलीज किया जाएगा. प्लस अगर
किसी एक कंपनी ने कोई एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया है जो सबके लिए बेनिफिशियल है, तो उसे बकायदा उस चीज़ की रॉयल्टी मिलेगी। और अगर उस प्रोडक्ट को किसी और ने चुराया तो उसको उसका कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, राइट? सो एवरीथिंग इज इंश्योर्ड बाय देम, सो बायोपायरेसी इज इंश्योर्ड बाय देम। फॉर एग्जांपल हमारे पास टर्मरिक, नीम, बासमती राइस, ये जो इनके ऊपर जो पेटेंट है वो अमेरिकन कंपनीज ने क्लेम किया हुआ है, जबकि इनमें से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमने डेवलप की हुई हैं। बासमती राइस इज आर क्वालिटी, इंडियाज क्वालिटी। ये सॉइल का फ्लेवर है जो उस राइस में आता है। टर्मरिक की जो मेडिसिनल वैल्यूज़ है वो हमारा आयुर्वेदा बताते आया हुआ है। तो इन चीज़ों के ऊपर ये जो बायोपायरेसी अमेरिकन कंपनीज ने की है उसको चेक करना और उनके ऊपर उस चीज़ के लिए केस करना, दिस इज ऑल बीइंग डन बाय GEAC, राइट? तो GEAC एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है हमारे। लेट अस टॉक अबाउट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम। In India, the organization responsible for assessing the safety of introducing genetically modified organisms for public use is, obviously the answer is very direct बेटा, हमने अभी बात की है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, so the answer is D. So this is the answer, right? The another question is, use of bioresources by multinational companies and organizations without authorization from the concerned country and its people is called as, we just talked about। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट किसी और ने यूज़ किया है और उसे बिना मैनिपुलेशन, बिना चेंजेस, बिना रिसर्च के और बिना परमिशन के यूज़ किया है, ऑफ कोर्स, तो that will be under biopiracy, right? This is considered as illegal. So the answer is B. So this is what we discussed in the entire chapter, that how we can use various products for the welfare of human being in the society, right? Thank you.